हेलो एंड वेलकम दोस्तों। ये कहानी है एडमंड कैम्पर की। 18 दिसंबर 1948 को अमेरिका में जन्मा एडमंड कैम्पर एक बहुत बड़ा सीरियल किलर बना जिसका आईक्यू लेवल 145 था। बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट और हाइट में बहुत ज़्यादा 6 फुट 9 इंच का ये आदमी जब भीड़ में निकलता तो लोग उसको देखने लगते। लेकिन कैसी थी इसकी ज़िंदगी और किन घटनाओं ने इसको किलर बनाया, आइए जानते हैं। अपनी पैदाइश के वक्त से ही कैम्पर सामान्य बच्चों से ज़्यादा बड़ा था और पैदाइश के वक्त इसका वज़न लगभग 6 किलो था। धीरे धीरे जब ये बच्चा बड़ा होने लगा तो इसकी जो फिज़िकल ग्रोथ थी वो और बच्चों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा थी और ये अलग ही भीड़ में नज़र आता था। स्कूल में लोग इसका मजाक बनाते, साथ के पढ़ने वाले बच्चे इसके साथ में खेलते नहीं थे, इसे परेशान करते और इसकी हाइट को लेकर तरह तरह के जोक्स कहते और अजीब अजीब नामों से उसे पुकारते। साथ ही साथ उसके जो छोटे भाई बहन थे वो भी उसको इन सब चीज़ों से परेशान करते, अजीब अजीब वाक्य उसके लिए बोलते। और इन सबसे बड़ी बात जो उसकी परेशानी की थी कि उसकी माँ भी उसकी इस हाइट से बहुत चिढ़ती थी और उसे जलील करने का कोई भी मौका वो छोड़ती नहीं थी। उसे अक्सर तहखाने में रहने के लिए कहा जाता, जब भी घर में कोई मेहमान आता तो उसके पास में उसे जाने नहीं दिया जाता था और हर तरह से उसे जलील किया जाता, जो कि उसके छोटे से मन पर बहुत ही गलत इंप्रेशन डाल रहा था, जो धीरे धीरे करके एक आग के रूप में तब्दील हो रहा था। जब ये बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो इसके माँ बाप का सेपरेशन हो गया। तलाक होने के बाद में बच्चे की कस्टडी माँ को मिली और ये बच्चा अब अपनी माँ के साथ रहने लगा। लेकिन इस बच्चे को अपने पिता से ज़्यादा प्यार था और ये चाहता था कि पिता के पास रहे, लेकिन क्योंकि जो कस्टडी थी वो माँ के लिए मिली थी तो माँ के पास ही इसको रहना पड़ा। थोड़े दिन माँ के पास रहने के बाद में बच्चे ने डिसाइड किया कि मैं अपने पिता के पास जाकर रहूँगा, तो ये अपने पिता के पास जाकर रहने लगा। लेकिन कैम्पर के पिता भी उस वक्त तक दूसरी शादी कर चुके थे और दूसरी शादी करने के बाद में उनका एक स्टेप सन भी था, जहाँ पर जाकर कैम्पर का मन नहीं लगा और वो वहाँ पर अनमने ढंग से वहाँ पर रहने लगा। पिता ने जब ये चीज़ें देखी तो उसने फैसला किया कि क्यों ना अपने बेटे को अपने दादा दादी के पास भेज दिया जाए। कैम्पर के दादा दादी जो पास के ही शहर में एक रैंच में रहा करते थे, उनकी एक बड़ी सी रैंच थी, तो कैम्पर के पिता ने कैम्पर को अपने दादा दादी के पास भेज दिया। अपने दादा दादी के पास रहने के साथ साथ कैम्पर को अब और ज़्यादा अकेलापन रहने लगा था, क्योंकि दो बूढ़े लोगों के अलावा आसपास में कोई भी नहीं था और बड़ी रैंच में सिवाय जानवरों के उसे कोई भी नहीं मिलता, जिससे कि अकेलेपन ने उसके दिमाग को और ज़्यादा परेशान और अजीब सा बना दिया उसे। दादा ने उसका ध्यान बांटने के लिए अपनी पुरानी बंदूक उसे दी और अपने साथ में रेंच पर वो शिकार करने के लिए उसको लेकर जाते। धीरे धीरे करके कैम्पर अपने दादा के साथ जाता और निशाना लगाने की प्रैक्टिस करता। इन्हीं चीज़ों में वक्त गुजरने लगा, लेकिन एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने कैम्पर की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। एक दिन उसके दादा बाज़ार से सब्ज़ी लेने के लिए गए थे और कैम्पर घर में मौजूद था और दादी किचन में कुछ खाने के लिए तैयारी कर रही थी। इसी दौरान दादी ने कैम्पर को आवाज़ लगाई किसी काम के लिए। कैम्पर वो सुन नहीं पाया, जिसकी वजह से दादी और पोते में बहस हो गई। ये बहस इतनी ज़्यादा हो गई कि कैम्पर से गुस्सा संभाला नहीं गया। वो खामोशी से किचन से निकलकर अपने कमरे में गया, वहाँ से बंदूक निकाल कर लाया और दादी के माथे पर गोली मार दी। गोली लगते ही दादी वहाँ ढेर हो गई। कैम्पर वहाँ बैठकर सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तभी उसे बाहर से अपने दादा के गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई दी। कैम्पर ने तुरंत बंदूक उठाई और उसे लेकर वो बाहर की तरफ भागा, जहाँ उसने देखा कि दादा गाड़ी से बाहर निकलकर सामान निकाल रहे हैं गाड़ी से। दादा के पास पहुँचते ही उसने 2 गोलियाँ अपने दादा को भी मार दी। इन दोनों को मारने के बाद में कैम्पर को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, तो उसने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और सारी घटना के बारे में बताया। घटना को सुनने के बाद में माँ ने कैम्पर को सलाह दी कि वो पुलिस को कॉल करे और उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में बताए। कैम्पर पुलिस को फ़ोन मिलाता है और हुई सारी घटना के बारे में जब उन्हें बताता है तो पुलिस उसे वहीं रुकने को कहती है।
पुलिस वहाँ पर आती है। कैंपर अपने दादा की लाश के पास बैठा हुआ हंस रहा होता है। पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है और अपने साथ ले जाती है। जब पुलिस कैंपर का बयान लेती है तो उससे पूछती है कि उसने अपने दादा दादी को क्यों मारा, तो कैंपर कहता है कि मैं सिर्फ ये महसूस करना चाहता था कि अपने दादा दादी को मारने के बाद में कैसा महसूस होता है। ये सुनकर पुलिस वाले आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कैंपर को सरकारी अस्पताल के एक साइकेट्रिस्ट के पास में ले जाया जाता है। साइकेट्रिस्ट जब उस बच्चे को जांचता है तो वो देखता है कि ये शिज़ोफ्रेनिया नामक किसी बीमारी से ग्रस्त है और उसके इलाज के लिए कोर्ट से इजाज़त मांगी जाती है। कोर्ट उसके इलाज की इजाज़त दे देता है और कहता है कि बच्चे को इलाज के साथ साथ कस्टडी में भी रखा जाए। कैंपर, जो कि दिमागी तौर पर बहुत ही ज़्यादा मजबूत बच्चा था, वो डॉक्टर के साथ में बहुत अच्छे तरीके से पेश आता है और बहुत वेल मैनर्ड उनके साथ बिहेव करता है, जो कि डॉक्टर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करते हैं और वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि दिमागी तौर पर बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इसी चीज़ को जांचने के लिए 2 बार उसका आईक्यू लेवल टेस्ट किया जाता है, जिसमें एक बार उसके 135 नंबर आते हैं और एक बार 145, जिससे कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि क्यों ना इसको पेरोल दिलवा दी जाए, क्योंकि ये बच्चा अब सामान्य है। कुछ समय के बाद में कैंपर के वकील पेरोल के लिए कोर्ट में अर्जी लगा देते हैं। सुनवाई के दौरान डॉक्टर को जब बुलाया जाता है तो डॉक्टर जज के सामने खड़े होकर कहते हैं कि अगर हमें इस बच्चे के पुराने रिकॉर्ड्स के बारे में पता ना हो तो हम ये कहेंगे कि ये बच्चा बेहद ही इंटेलिजेंट, समझदार और मैनर्ड है। तो हम कोर्ट से चाहेंगे कि इसके पुराने हुए जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, वो जुवेनाइल हैं, उनको ख़त्म किया जाए और बच्चे को नई ज़िंदगी शुरू करने की इजाज़त दी जाए। ये आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद में कोर्ट का जज बच्चे के पुराने सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करने का आदेश दे देते हैं और बच्चे को नई ज़िंदगी शुरुआत करने के लिए फ्री कर दिया जाता है पेरोल पर। बच्चा सीधा अपनी माँ के यहाँ पहुँचता है और माँ के यहाँ पहुँचने के बाद में फिर से पुरानी ज़िंदगी वही उसकी शुरू हो जाती है। वही टोंट सुनना, सब परेशानियाँ। कभी अपनी माँ से जब रिश्तेदार घर पे आते हैं तो वो माँ से कहता है कि मुझे भी रिश्तेदारों से मिलने दो, तो माँ उसको ज़लील करके नीचे भगा देती है तहखाने में और वो सारी पुरानी ज़िंदगी उसके साथ में फिर रिपीट होने लगती है। टाइम धीरे धीरे करके ऐसे ही गुजरने लगता है, लेकिन कैंपर डिसाइड करता है कि अब वो पुलिस में काम करेगा। तो वो पुलिस में भर्ती होने की अर्जी पुलिस डिपार्टमेंट को देता है, लेकिन ज़्यादा हाइट होने की वजह से पुलिस उसे रिजेक्ट कर देती है। रिजेक्ट होने के बाद में कैंपर अपने पास के पुलिस स्टेशन के पुलिस वालों से दोस्ती बना लेता है, अच्छी जान पहचान कर लेता है और अक्सर उन जगह जाया करता है जहाँ पर पुलिस वाले अपना खाली वक्त बिताते थे, जिससे कि आसपास के पुलिस स्टेशंस और लोकल पुलिसमैन उसको जानने लग गए थे और उसको एक अच्छे बच्चे के तौर पर जाना जाने लगा। इसके कुछ वक्त के बाद में कैंपर ने छोटी मोटी नौकरियां करना शुरू कर दिया और आखिरकार उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में नौकरी करने के दौरान में एक दिन जब कैंपर अपनी बाइक से काम पर जा रहा था, उसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसको बहुत ज़्यादा गहरी चोटें लगती हैं। कोर्ट में सेटलमेंट के दौरान में कोर्ट उसको $15,000 मुआवजा दिलवाती है, जिससे कि कैंपर एक कार अपने लिए ख़रीद लेता है और इसी कार से फिर काम पर आना जाना शुरू करता है। इन सब चीज़ों को करते करते कैंपर अब बोर होने लगा था और वो चाहता था कि अब मुझे कुछ नई चीज़ें करनी है, तो वो लोगों को लिफ्ट देने का काम अपनी कार में शुरू करता है। वो कंटिन्यूसली लगभग 180 लोगों को अपनी गाड़ी में लिफ्ट देता है और लिफ्ट देते देते एक दिन रात में लेटे लेटे वो सोचता है कि क्यों ना इस लिफ्ट देने की घटना को अपने लिए कुछ एन्जॉयबल बनाया जाए। तो वो फैसला करता है कि अब वो कॉलेज की लड़कियों को लिफ्ट दिया करेगा और फिर उनकी हत्या कर दिया करेगा। और होता भी ऐसा ही है। कैंपर कॉलेज की लड़कियों को लिफ्ट देना शुरू करता है और उनको सुनसान जगह पर ले जाकर उनके साथ रेप करता है और उनकी हत्या कर देता है। उनके शरीर के टुकड़े करके वो अलग अलग जगहों पर फेंक देता है और खामोशी से आकर अपने घर में रहने लगता है। इस तरह से कैंपर लगभग 7 से 8 लड़कियों की हत्या
लगातार करता है, लेकिन पुलिस और लोगों के बीच में अच्छी छवि होने की वजह से किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं होता और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ऐसे ही उलझी रहती है। लेकिन कब तक आप अपने आप को बुराई करते हुए छुपा सकते हो? कभी ना कभी तो आपको सामने आना ही पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकती। यही चीज़ होती है कैंपर के साथ भी। इन चीज़ों को करते करते कैंपर अब बोर होने लगा था और अब वो ये चाहता था कि जो उसकी ज़लालत का मेन कारण है, उस कारण को ही ख़त्म कर दिया जाए। तो कैंपर फैसला करता है कि अब अपनी माँ को ही रास्ते से हटा दिया जाए। एक रात कैंपर फैसला करता है कि आज वो अपनी माँ को अपने रास्ते से हटा देगा। वो देर रात अपने घर पहुँचता है तो देखता है कि उसकी माँ किताब पढ़ रही है, आराम से बैठी हुई है। उसकी माँ जब कैंपर को देखती है तो वो कहती है कि क्या कुछ देर तुम मुझसे बात करोगे? कैंपर गुड नाइट कह के वहाँ से चला जाता है। चले जाने के बाद में कैंपर अब अपनी माँ के सोने का इंतज़ार करता है। जब उसकी माँ सो जाती है तो हथौड़े से जाकर उसका मुंह कुचलकर वो उसकी हत्या कर देता है। फिर उसकी गर्दन काटकर वो उसके साथ में बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करता है और उसके ऊपर 1 घंटे तक लगातार चिल्लाता है अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए। फिर जब ये सारी चीज़ें करके वो थक चुका होता है तो पास के एक बार में जाकर वो शराब पीता है और वापस आने के बाद में अपनी माँ की एक सहेली को घर पे बुलाता है खाने पर। जब खाना वो खा लेती है तो उसकी भी उसी तरह से वो हत्या कर देता है और इन दोनों की लाश को ठिकाने लगा देता है। लाश को ठिकाने लगाने के बाद में कैंपर वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर दूसरे शहर के लिए भाग जाता है और लगभग 1000 मील भागने के बाद में कैंपर के दिमाग में अब ये विचार आता है कि क्यों ना इन सारी चीज़ों से मुक्ति पाई जाए और पुलिस को बता दिया जाए। तो कैंपर एक पास के बूथ पर जाता है और पुलिस को कॉल करता है। पुलिस उसकी बात को हल्के में लेती है और सोचती है कि शायद ये कोई टाइम पास करने वाला बंदा है, तो उसकी कॉल को सीरियस नहीं लिया जाता है और उससे कुछ घंटे बाद कॉल करने को कहा जाता है। कुछ घंटे बाद कैंपर फिर दोबारा से कॉल मिलाता है और अपनी पहचान के एक पुलिस वाले का नाम लेता है। जब उसकी पहचान का पुलिस वाला कॉल पर आता है तो कैंपर अपने किए गए जितनी भी हत्याएं थीं उन सारी हत्याओं को स्वीकार करता है और पुलिस से कहता है कि अब आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस कैंपर को गिरफ्तार करके कोर्ट में ले जाती है, जहां पेशी के दौरान में कैंपर किसी भी हिचकिचाहट के बिना जज के सामने खड़े होकर अपने किए गए सारी हत्याओं को स्वीकार कर लेता है। कोर्ट उसको मानसिक इलाज के साथ साथ ताउम्र कैद की सज़ा सुनाती है और जब तक केस प्रूव नहीं होता तब तक उसको बिहाइंड द बार्स रहने का फरमान दे देती है। कैंपर की कई बार अभी तक पेरोल की अर्जियां लगाई जा चुकी हैं, लेकिन कोर्ट हमेशा उन अर्जियों को रिजेक्ट कर देता है और उसकी आखिरी अर्ज़ी जो कि 2017 में लगाई गई थी वो भी रिजेक्ट कर दी गई। अगली अर्ज़ी जब लगाई जा सकती है वो 2024 में होगी। देखना होगा कि कैंपर को क्या सज़ा मिलती है या उसे पेरोल मिलता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।